और दोस्तों आप सभी का स्वागत है आरडीसी बेसिक यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएसएफ आरओआरएम में आने वाली केमिस्ट्री की, जो बात करने वाले हैं कि बीएसएफ आरओआरएम में केमिस्ट्री के क्वेश्चन के रिलेटेड आपके केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं, किस हिसाब से आपको अच्छे लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं वो भी आप कमेंट में बताना। और जो क्वेश्चन है वो इस हिसाब से हैं कि जैसे कि जो एग्ज़ाम का लेवल था, पिछली बार जो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा था, उससे पहले एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा था, तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन हैं, तो वो आपको पसंद ज़रूर से आएंगे और एग्ज़ाम के लिए आपके ज़रूर से यूज़फुल रहेंगे। तो अपन बात कर लेते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि जल का अणुभार कितना होता है। जल का अणुभार कितना होता है, जैसे अपन बात करें तो जल क्या होता है H2O। जल को किससे डिनोट करते हैं, H2O। और इसमें हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है 1, और उसका परमाणु जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है 1 होती है। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 हैं, और इसकी जो द्रव्यमान संख्या है उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, और ऑक्सीजन की जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी होती है 16 होती है। तो टोटल कितने हो गए 16 प्लस में 2 यानी कि 18 हो गए। हाइड्रोजन की जो अणुभार है वो कितने हैं 18 हैं। हाइड्रोजन का अणुभार कितना होगा 18 होगा। तो कैसे इसको निकालते हैं, जैसे हाइड्रोजन का अणु है, इसके जो पहले इसका क्या लिख लेना है, रासायनिक सूत्र लिख लेना है। उसके बाद में लिखते हैं कि उसकी जो द्रव्यमान संख्या है, द्रव्यमान संख्या और इसके जो कितने कितने अणु हैं 2 अणु हैं हाइड्रोजन के, और उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 1 होती है। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके जितने भी अणु हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का सिर्फ 1 अणु है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है 8O16 यानी 16 होती है ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या। तो 16 होती है तो 16 सिर्फ 16 का 16 लिख लेंगे। इसके बाद में दोनों को अपन जोड़ देंगे तो 16 प्लस में 2 कितने होते हैं 18 होते हैं। तो जल का अणुभार कितना होगा 18 होगा। अणुभार निकलना अच्छे से आपको आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि जो सेकंड है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे बोलते हैं उसे क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि आगे का क्या क्वेश्चन है, फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या क्या होती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या, तो फ्लोरीन आपके कितने नंबर पे आता है 9 नंबर पे आता है। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो कितनी होगी, यानी कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या होगी वो 19 होगी। फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 19 होगी, यानी कि ऑक्सीजन की कितनी थी 18 थी, 16 थी, और इसकी जो अपन बात करें फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 19 होगी। तो अपनी इसका आंसर क्या हो जाएगा 19। फ्लोरीन की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी 19 होगी। अब अपन आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें तो इसके अंदर क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त तथा कॉलम कितने होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त और कॉलम कितने होते हैं, यानी आवर्त किसको बोलते हैं, जो इस साइड वाले होते हैं, यानी कि इस हिसाब से जो होते हैं उनको आवर्त बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। तो आप सबको बता दूं कि आवर्त सारणी के अंदर 7 तो आवर्त होते हैं, यानी कि 7 रो होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे कितने होते हैं 18 तक होते हैं। तो कितने हो गए आवर्त सारणी में, इसको क्या बोलते हैं आवर्त बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं जो कॉलम है उसको कॉलम बोलेंगे। तो 7 और 18 यानी कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हो गए 7 हो गए, और इसके कॉलम कितने हो गए 18 इसमें कॉलम होंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वाले में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आवर्त सारणी में पहले आवर्त में कितने तत्व होते हैं। तो पहले आवर्त यानी कि जो हाइड्रोजन वाली होती है रो होती है उसमें कितने तत्व होते हैं। तो जैसे कि अपन बात कर लेते हैं कि इसमें 2 तत्व होते हैं, इसके आगे वाले में कितने होंगे 8 होंगे, इससे आगे वाले में 8 8 18, इस हिसाब से आपके आगे चलते जाते हैं 2 8 8 18, इस हिसाब से आपके आवर्त सारणी में तत्व चलते जाते हैं। यानी पहले आवर्त में कितने होंगे 2, उससे आगे वाले में 8 होंगे, उससे आगे वाले में 8 होंगे, इस हिसाब से आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त में इस हिसाब से तत्व होते हैं, तो अरेंज किए हुए होते हैं। और सारणी सबने पढ़ी होगी तो इस हिसाब से इसका क्वेश्चन कितना हो जाएगा, पहले वाले आवर्त में कितने होंगे 2 होंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको क्या पूछा गया है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। यानी कि कक्षा होती हैं, यानी कि जो कक्षाएं होती हैं किसी भी कोष में, यानी कक्षा इसको कोष भी बोलते हैं। तो कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, यानी किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, यानी कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सब चीज़ें ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा सूत्र चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं आप सबको बता देता हूँ कि उसका जो सूत्र होता है
2n² होता है। 2n² यानी कि जो पहले जो नंबर होगा वो कौन सा लिखा जाएगा, यानी कि जो आप कौन सी आवर्त में पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी कक्षा में पूछ रहे हैं, यानी पहली कक्षा में पूछ रहे हैं तो यहाँ पे 1 की जगह आप n की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। उसके बाद में सेकंड वाले से पूछ रहे हैं तो n की जगह 2 लिखेंगे, n की जगह 3 लिखेंगे। इस हिसाब से आगे आप हर कक्षा का निकाल सकते हैं। तो 2n² इसका सूत्र होता है, इससे आप इसको निकाल सकते हैं। आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कोस होता है। तो कोस किसको बोलते हैं, KLMN को क्या बोलते हैं, कोस बोलते हैं। और जो उपकोष बोलते हैं किसको बोलते हैं, SPDF को क्या बोलते हैं, उपकोष बोलते हैं। तो KLMN में कौन सा है, इसमें K है, तो इसमें से कोस कौन सा होगा, K होगा। और उपकोष की अपन बात करें तो उपकोष होंगे SP और F, यानी कि SP, D और F क्या होंगे, उपकोष होंगे, और कोष होंगे KLMN। तो आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है ये, और इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इस पे चार्ज तो क्या होता है, ये होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है यानी कि मास होता है वो ये होता है। और इसकी जो खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया है, नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज आपको बता देता हूं कि नाभिक की खोज, इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन किया था। अल्फा कण प्रकीर्णन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी आपका है। तो अल्फा कण प्रकीर्णन में आपके रदरफोर्ड ने इसकी जो खोज की थी, इसमें जो आपकी नाभिक की खोज हुई थी, तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10⁻⁻15, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, एक फर्मी भी बोलते हैं। 10⁻⁻15 को क्या बोलते हैं, एक फर्मी। यानी अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की जो त्रिज्या है उसका जो अब एक फर्मी भी होता है या फिर नहीं, अगर ऑप्शन में 10⁻⁻15 नहीं दिया हो तो एक फर्मी भी हो सकता है। तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। आगे अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, एथेनॉल का अणुभार कितना होता है। यानी एथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है। तो एथेनॉल का अणुभार आपसे पूछा गया है। एथेनॉल कार्बन का कितनी होती है, कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यानी कि कार्बन के कितनी अणु हैं, 2 हैं, तो 6। प्लस में हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 1, और इसकी जो कितने अणु हैं, 5 हैं। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 16 होती है, एक ही अणु हाइड्रोजन का एक और है। अब अपन बात कर लेते हैं 6 दूनी 12 प्लस में 5 प्लस में 16, 12 प्लस में 5 कितने हो गए, 17, और 17 और 16, 16 दूनी 32 और 33, और ये कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, 34 हो गए। इसकी जो आपकी OH 16, O हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, इसके बाद में कार्बन की कितनी होगी, 6 दूनी 12 हो गई। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो 5, O ऑक्सीजन की 16 हो गई, 16, 6 दूनी 12 प्लस में 5 यानी कि 17, 17 दूनी 34, 34 इसकी होगी। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, एथेनॉल का कोई भी ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। आगे अपन बात कर लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा। इसके बाद में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, 1 मोल परमाणु में किसके बराबर होता है। तो 1 मोल परमाणु किसके बराबर होता है, तो 1 मोल को किसके बराबर में लिखते हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या, यानी 6.023 × 10⁻⁻23, यानी इसको क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या भी बोलती हैं। 1 मोल परमाणु की संख्या या फिर 1 मोल अणु की संख्या किसके बराबर में होती है, 6.023 गुणा में 10⁻23 के बराबर में होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6.023 गुणा 10⁻23। इसके बाद में आगे के वाले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 की अपन बात करें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है। तो 1 मोल गैस है, उसका जो आयतन होता है, आयतन की अपन बात करें तो कितना होता है, तो 22.4 लीटर होता है। यानी एक मोल गैस का आयतन कितना होगा, 22.4
लीटर होगा तो 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर। ये याद रखना है आपको, 1 मोल अणु का और 1 मोल परमाणु का, उसके बाद में 1 मोल अणु का जो आयतन होता है, 1 मोल गैस के अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर होता है। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13, क्लोरीन के अंतिम उपकोष में कितने अणु होते हैं? तो सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो अपन बात कर लेते हैं क्लोरीन कितने नंबर पर आता है? 17 नंबर पर आता है। तो 17 नंबर वाले के अणु कितने होते हैं? तो अंतिम उपकोष में अणु कितने होंगे? तो सबसे पहले अपन बात इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए? 6 7 8 9 10। उसके बाद में 3s2 और 3p कितने चाहिए अपने को? 17 नंबर पे चाहिए, तो 12 और कितने बच गए? 5 बच गए। अंतिम उपकोष में कितने अणु हो गए? अंतिम उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं कि इसके और क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात कर लेते हैं, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? कार्बन की संयोजकता होगी आपकी 4। कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। तो कार्बन की संयोजकता अगर आपसे पूछे तो इसकी कितनी होगी? 4 होगी। आगे क्वेश्चन नंबर अपन बात कर लेते हैं कि 15 की, इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है? सिग्मा और पाई बंध में से कौन सा बंध मजबूत होता है? यानी कि सिग्मा बंध मजबूत होता है या फिर पाई बंध मजबूत होता है? तो सिग्मा तो कौन सा होता है? जो डायरेक्ट बॉन्ड बनता है वो होता है, और पाई बंध होता है कि जो डबल बॉन्ड, जैसे कि जो दूसरा बॉन्ड बनता है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बन गया, जो इसको तो बोल देंगे सिग्मा, और जो दूसरा बंध बनेगा वो होगा पाई। तो ये होता है कमजोर, और इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा को क्या बोलते हैं? मजबूत बंध बोलते हैं। तो कौन सा बंध मजबूत होगा? तो सिग्मा बंध आपका मजबूत होगा। आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 की, निम्नलिखित में से यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसकी आपका अणुभार भी पूछ सकता है, इसमें कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ये सूत्र याद रखना है, NH2CONH2। इसको क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा? NH2CONH2। आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बात करें तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है? तो अम्ल होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो H+ आयन देते हैं। जो H+ आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और जो OH- आयन देते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। तो अम्ल कौन से होंगे? जो H+ आयन देते हैं उन्हें क्या हम बोलेंगे? अम्ल बोलेंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपके से? जो pH का मान होता है 0 से 7 के बीच में क्या दर्शाता है? यानी कि pH का मान होता है वो 0 से 7, यानी pH स्केल कितनी होती है? 0 से लेकर 14 तक pH स्केल होती है। यहाँ पे एक बीच में होता है 7 में। तो 0 से 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से 14 के बीच में क्या होता है? क्षारीय होता है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपसे पूछे कि अम्लीय कौन सा होगा, यानी कि किसी चीज़ की pH दे दी हो 6 दे दी हो, तो उससे पूछेगा कि अम्लीय आपका कौन सा होगा, तो 0 से 7 के बीच में जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय बोलेंगे। उसके बाद में 7 से 14 के बीच में जो भी आएगा उसे क्या बोलेंगे? क्षारीय बोलेंगे। आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 की। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा गया है? pH का मान 7 से लेकर 14 के बीच में क्या होता है? तो pH का मान 7 से लेकर 14 के बीच में अभी भी मैंने बताया है कि उसे क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बेस। यानी क्या बोलते हैं? बेस। एसिड और बेस, यानी कि बेस किसके बीच में होता है? 7 से 14 के बीच में, और 0 से 7 के बीच में क्या होता है? अम्लीय होता है। तो आगे अपन बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात करें, एल्कोहल और थायोल में से ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है? तो एल्कोहल तो क्या होता है? ROH होता है यानी आपका, और थायोल होता है SH, जिसके लगा हुआ OH की जगह क्या होता है? SH लगा हुआ होता है। तो SH वाले को क्या बोलते हैं? ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? SH वाला होगा। यानी कि फिनोल और एल्कोहल और थायोल में से ज़्यादा अम्लीय कौन सा होगा? थायोल होगा। तो थायोल ज़्यादा अम्लीय होता है। तो आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप पे इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो आगे की जो 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज़ है वो पूरी कंप्लीट तरीके से आगे चलती रहेगी। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है तो फिर वो आगे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।